आज हम एआई की दुनिया की एक डेविड बनाम गोलियत कहानी पर नजर डालेंगे। एक तरफ है गूगल और मेटा जैसे मतलब अरबों डॉलर के दिग्गज जिनके मॉडल पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं, जो ज्यादातर अंग्रेजी में ही सोचते हैं, अंग्रेजी में ही बात करते हैं। सही है। और दूसरी तरफ है कजाकिस्तान के डेवलपर्स का एक समूह, और उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो इन दिग्गजों को उनके ही खेल में मात दे रहा है। कम से कम अपनी जमीन पर तो जरूर। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और उनमें से कुछ ही को एआई की दुनिया में जगह मिलती है, तो बाकी क्या करें? क्या वो हमेशा बड़ी टेक कंपनियों पर ही निर्भर रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में। आज हम इसी सवाल के एक बहुत ही जबरदस्त जवाब पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक नया एआई मॉडल है जिसका नाम है हॉर्ड विजन, और इसे खास तौर पर कजाक भाषा और संस्कृति के लिए बनाया गया है। इस पड़ताल के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत भी हैं। एक तो है विस्तृत शोध पत्र जिसमें इस मॉडल की पूरी तकनीकी बनावट समझाई गई है। हाँ। फिर इसकी सार्वजनिक रिलीज की जानकारी है, और एक समीक्षा लेख भी है जो इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखता है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि ये छोटा सा मॉडल बड़े मॉडलों को टक्कर कैसे दे पाया, और इसका मतलब क्या है। हाँ, और इसका कजाकिस्तान और दुनिया भर की कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक खास कजाक भाषा के मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब हम बस गूगल का मॉडल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, और इसका जवाब एआई की आज की दुनिया की एक बड़ी कमी को दिखाता है। अच्छा। देखिए, जो दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली एआई मॉडल हैं ना, वो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा डेटा वाली भाषाओं पर प्रशिक्षित हैं। अच्छा। जैसे अंग्रेजी, मंदारिन या स्पेनिश। सही है। तो इसका नतीजा ये होता है कि कज़ाक जैसी भाषाओं के लिए एक तकनीकी खाई या कह लीजिए टेक गैप बन गया है। ये जो बड़े सामान्य मॉडल हैं, वो कज़ाक संस्कृति की बारीकियों को समझने में संघर्ष करते हैं। आप जब बारीकियों की बात कर रहे हैं तो आपका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भाषा के अनुवाद से ज्यादा है? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ अनुवाद का मामला तो बिल्कुल नहीं है, ये सांस्कृतिक समझ का मामला है। जैसे? आप ऐसे सोचिए, एक तस्वीर में एक पारंपरिक कज़ाक युर्त है। योट, वो जो गोल तंबू जैसा घर होता है? हाँ वही, जिसके अंदर पारंपरिक कालीन और सजावट है। अब एक सामान्य मॉडल शायद उसे सिर्फ तंबू या घर के रूप में देखेगा, लेकिन हॉर्ड विजन उसे एक किज्यूसुई के रूप में पहचान सकता है। उसके अंदर जो कलाकृतियां हैं उनका सांस्कृतिक महत्व बता सकता है, और शायद ये भी पहचान ले कि वो किस इलाके की डिजाइन है। अरे वाह! पर ये एक तरह से संस्कृति को डिजिटल रूप में बचाने जैसा है। एआई को कज़ाक राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचानना होता है, स्थानीय कलाकृतियों का मतलब समझना होता है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये पहचान का सवाल है। तो ये तो अपनी डिजिटल पहचान को अपने हाथ में लेने जैसा हुआ। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। और यहीं से सॉवरेन एआई या डिजिटल संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आता है। सॉवरेन एआई? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि जब कोई देश या भाषाई समुदाय विदेशी टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी खुद की तकनीक विकसित करता है। मतलब हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनेंगे। बिल्कुल, ये कहने जैसा है कि हम सिर्फ आपकी तकनीक के उपभोक्ता नहीं बनेंगे, हम अपनी तकनीक के निर्माता बनेंगे। और हॉर्ड विजन इसी दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम है। ठीक है, तो जरूरत तो एकदम साफ है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप एक एआई को पूरी संस्कृति कैसे सिखाते हैं? ये कोई किताब तो है नहीं जिसे आप एआई को पढ़ा दें। सही बात है। खासकर एक ऐसी भाषा के लिए जिसका डिजिटल कंटेंट इंटरनेट पर वैसे भी कम है। और यहीं पर हॉट विजन की टीम का काम मतलब असाधारण हो जाता है। हाँ, उनका जो तरीका था वो बहुत ही व्यवस्थित और सोचा समझा था। सिर्फ इंटरनेट से तस्वीरें उठा लेना काफी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी गैर जरूरी और कई बार गलत जानकारी भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने लगभग 50,000 तस्वीरों का एक कस्टम हाथ से चुना हुआ डेटा सेट बनाया। इसका नाम उन्होंने हॉट विजन 50K रखा। 50,000 तस्वीरें, ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। इस डेटा सेट में ऐसा क्या खास था जो इसे गूगल के अरबों तस्वीरों से अलग बनाता है? गुणवत्ता और प्रासंगिकता। अच्छा। ये डेटा सेट आप कह सकते हैं कज़ाक जीवन का एक डिजिटल स्नैपशॉट है। इसमें 21 मुख्य श्रेणियां थीं और 104 उपश्रेणियां, जो कज़ाक लोगों के सामाजिक जीवन, उनकी शिक्षा, काम, अर्थव्यवस्था और सबसे जरूरी उनकी संस्कृति और विरासत को दिखाती हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे इसमें एयर अस्ताना, जो उनकी स्थानीय एयरलाइन है,
उसके लोगो से लेकर दुम्ब्रा जैसे पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों तक, राष्ट्रीय परिधानों से लेकर आधुनिक कजाक शहरों की सड़कों तक की तस्वीरें शामिल थीं। मतलब हर चीज? लगभग हर चीज। और इस बेहद खास डेटा को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कजाक इमेज स्क्रैपर नाम का एक कस्टम टूल भी बनाया था। अच्छा। हाँ, ताकि वे सही और प्रासंगिक तस्वीरें ही चुनें। तो उन्होंने एआई के लिए एक तरह से कजाक संस्कृति की एक विजुअल लाइब्रेरी बना दी। अब उनके पास सही सामग्री तो थी, लेकिन किसी भी छात्र की तरह एआई को भी सीखने के लिए एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छी शिक्षण पद्धति की जरूरत होती है। तो मॉडल को प्रशिक्षित कैसे किया गया? यहीं पर इस प्रोजेक्ट का असली तकनीकी कौशल सामने आता है। उन्होंने 2 चरणीय ट्रेनिंग प्रक्रिया अपनाई। 2 चरणीय? हाँ, पहला चरण था सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग या एसएफटी। इसे हम कह सकते हैं बुनियादी बातें सिखाना या अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, ठीक है। इसमें लगभग 46,000 तस्वीरों और उनके विवरणों का इस्तेमाल करके मॉडल को 2 मुख्य काम सिखाए गए। पहला, तस्वीरों को देखकर उनका कजाक में सटीक वर्णन करना, जिसे इमेज कैप्शनिंग कहते हैं। और दूसरा, तस्वीरों के अंदर लिखे कजाक टेक्स्ट को पढ़ना, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ओसीआर। तो इस चरण ने मॉडल की नींव रखी, उसे देखना और पढ़ना सिखाया। तो पहले चरण में मॉडल को तस्वीरें पढ़ना और समझना सिखाया गया, जैसे किसी बच्चे को अक्षर ज्ञान कराते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना तो काफी नहीं होता। नहीं, उसे ये भी सीखना होता है कि एक अच्छा, उपयोगी और स्वाभाविक जवाब कैसे दिया जाए। तो यहीं पर ट्रेनिंग का दूसरा और शायद ज्यादा स्मार्ट हिस्सा काम आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा चरण था रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसके लिए GRPO नाम की एक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल हुआ। GRPO? हाँ, और ये मॉडल की समझ को निखारने या उसे शिष्टाचार सिखाने जैसा था। दिलचस्प है। इस प्रक्रिया में एक जज मॉडल का इस्तेमाल किया गया, जो इस मामले में GPT-4.1 मिनी था। एक जज? हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी को गाड़ी चलाना सिखाते हैं। पहले आप उसे क्लच, ब्रेक, गियर के बारे में बताते हैं, ये SFT है। लेकिन फिर आप बगल में बैठकर उसे रियल टाइम फीडबैक देते हैं, थोड़ा स्मूथ चलाओ, यहाँ ज्यादा तेज मत मोड़ो। तो ये GPT-4.1 मिनी एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। हॉड विजन जब किसी तस्वीर पर कोई जवाब देता, तो ये जज मॉडल उसके जवाब को 3 पैमानों पर 1 से 10 के बीच स्कोर करता था। कौन से 3 पैमाने? पहला, विजुअल सटीकता, यानी जवाब तस्वीर से कितना मेल खाता है। दूसरा, कजाक भाषा की गुणवत्ता, मतलब व्याकरण और स्वाभाविकता। और तीसरा, जानकारी की पूर्णता। अच्छा। और इस लगातार मिलने वाले फीडबैक के आधार पर हॉड विजन ने अपने जवाबों को बेहतर बनाना सीखा, ताकि वे ज्यादा सटीक, स्वाभाविक और मतलब इंसानी पसंद के मुताबिक हो सकें। तो एक तरफ सांस्कृतिक रूप से बेहद प्रासंगिक डेटा और दूसरी तरफ ये 2 चरणीय ट्रेनिंग प्रक्रिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब मेहनत का नतीजा क्या निकला? प्रदर्शन की कसौटी पर हॉड विजन कहाँ खड़ा है? इसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में परखा गया था, है ना? इमेज कैप्शनिंग, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग। हाँ, यानी तस्वीर के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देना, OCR, रीजनिंग और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। और नतीजे क्या रहे? और नतीजे चौंकाने वाले थे। शोध पत्र में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हॉड विजन ने इन सभी 5 कामों में न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि पहला स्थान हासिल किया। पहला स्थान? हाँ, इसने गूगल जामा, क्वेन और यहां तक कि मेटा के बहुत बड़े और प्रसिद्ध मॉडल लामा 3.2-11B को भी पीछे छोड़ दिया। 1 मिनट रुकिए, इसने लामा 3.2 को भी पीछे छोड़ दिया। वो तो इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक है। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे किसी स्थानीय क्लब की टीम ने वर्ल्ड कप चैंपियन को हरा दिया हो। ये कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल, और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। क्या है वो? देखिए, AI की दुनिया में हम हमेशा बड़े मॉडलों की ज्यादा पैरामीटर्स की बात करते हैं, बिलियन ट्रिलियन पैरामीटर्स। हॉड विजन ने दिखाया है कि ये दौड़ सिर्फ आकार की नहीं है, ये समझ और प्रासंगिकता की है। सही सांस्कृतिक रूप से गहरा और उच्च गुणवत्ता वाला डेटा किसी भी विशाल जेनरिक मॉडल पर भारी पड़ सकता है, खासकर जब मुकाबला अपनी जमीन पर हो। लामा 3.2 दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो कजाकिस्तान के बारे में उतना नहीं जानता जितना हॉड विजन जानता है। शोध पत्र में एक रडार प्लॉट भी है जो इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। उस ग्राफ में हर मॉडल के प्रदर्शन को एक पॉलीगॉन के रूप में दिखाया गया है और हॉड विजन का पॉलीगॉन बाकियों से साफ तौर पर बड़ा है। हाँ,
ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक दो कामों में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में संतुलित और बेहतर प्रदर्शन करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका सबसे करीबी प्रतियोगी एक और कज़ाक मॉडल कोल्डा था। हाँ, और ये एक और महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करता है। एक स्थानीय इकोसिस्टम का विकास हो रहा है। अच्छा। कोल्डा मॉडल भी ISSI, जो कजाकिस्तान का एक प्रमुख शोध संस्थान है, उसी ने विकसित किया है। ये दिखाता है कि ये कोई एक बार की सफलता नहीं है, बल्कि वहाँ एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ स्थानीय विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जा रहा है और वे मिलकर बेहतरीन AI बना रहे हैं। तो एक बेहतरीन मॉडल तैयार हो गया जिसने बड़े से बड़े मॉडलों को भी पीछे छोड़ दिया। ये तकनीकी रूप से तो एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका कजाकिस्तान के आम लोगों के लिए असल दुनिया में क्या मतलब है। एक औसत नागरिक के लिए हॉर्ड विजन क्या कर सकता है? इसका एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली उपयोग ओपन गवर्नमेंट डेटा यानी OGD आंदोलन से जुड़ता है। ओपन गवर्नमेंट डेटा? हाँ, दुनिया भर की सरकारें पारदर्शिता के लिए अपने काम से जुड़े दस्तावेज और डेटा ऑनलाइन डाल रही हैं, जिसमें अक्सर बहुत सारी तस्वीरें और स्कैन किए गए दस्तावेज होते हैं। हॉट विजन जैसे टूल के जरिए कजाकिस्तान के नागरिक इन सरकारी दस्तावेजों या तस्वीरों का विश्लेषण अपनी भाषा में कर सकते हैं। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण सोच सकते हैं? जैसे मान लीजिए सरकार ने किसी ग्रामीण इलाके में बने नए स्कूल की तस्वीरें जारी की, हॉट विजन उन्हें कैसे एनालाइज करेगा? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। एक सामान्य मॉडल शायद सिर्फ इमारत, क्लासरूम या लोग देखेगा, बस इतना ही। लेकिन हॉट विजन उस तस्वीर में लगे कजाक भाषा के बैनर को पढ़ सकता है। वो ये पहचान सकता है कि इमारत में इस्तेमाल हुई ईंटें या निर्माण सामग्री स्थानीय है या नहीं। वो ये भी देख सकता है कि स्कूल का डिजाइन पारंपरिक कजाक वास्तुकला के तत्वों से मेल खाता है या नहीं। अरे वाह! ये नागरिकों को सरकारी दावों को वेरीफाई करने की एक बहुत गहरी क्षमता देता है। वे सिर्फ ये नहीं देखते कि स्कूल बना है, बल्कि ये भी देख सकते हैं कि कैसे बना है। तो ये जमीनी स्तर पर पारदर्शिता लाता है। बिल्कुल, ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। यह नागरिकों के हाथ में एक तरह का डिजिटल ऑडिटर देने जैसा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हॉट विजन एक बुनियादी मॉडल है। बुनियादी मॉडल? हाँ, इसकी तुलना रोड विजन AI या बिल्ड विजन AI जैसे विशेष औद्योगिक AI से मत कीजिए। वो एक ही काम के लिए बने उपकरण है। हॉट विजन तो वो इंजन है जो कजाक बाजार के लिए कई तरह के स्थानीय AI एप्लीकेशंस को शक्ति दे सकता है। जैसे कि शिक्षा के लिए ट्यूटोरियल ऐप से लेकर पर्यटन के लिए विजुअल गाइड और स्वास्थ्य सेवा में मेडिकल इमेज विश्लेषण तक संभावनाएं अनंत हैं। और जो बात इन संभावनाओं को और भी रोमांचक बनाती है वो ये है कि ये तकनीक कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बंद नहीं है, इसे सबके लिए सुलभ बनाया गया है। हाँ, और यह इस प्रोजेक्ट की आत्मा है। मॉडल को 4-बिट क्वांटाइजेशन नाम की एक तकनीक का उपयोग करके कंप्रेस किया गया है। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब है कि इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ये सामान्य उपभोक्ता ग्रेड कंप्यूटर पर भी चल सकता है। वाह! इसका मतलब है कि मेरे या किसी कॉलेज स्टूडेंट के लैपटॉप पर भी ये चल सकता है। हाँ, ये तो गेम चेंजर है। अक्सर ऐसे शक्तिशाली टूल के लिए महंगे सर्वर की जरूरत पड़ती है, जो इनोवेशन को कुछ ही बड़ी कंपनियों या अमीर संस्थानों तक सीमित कर देता है। आपने सही समझा। यह इनोवेशन का लोकतंत्रीकरण है। इससे स्थानीय डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और छात्र बिना महंगे हार्डवेयर पर लाखों खर्च किए नए एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये वास्तव में इनोवेशन को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देता है। शानदार! और ये प्रोजेक्ट अकेला नहीं है। ये KZ ट्रांसफॉर्मर्स नाम के एक बड़े ओपन सोर्स समुदाय का हिस्सा है, जो सिर्फ मॉडल ही नहीं बना रहा, बल्कि स्थानीय AI के विकास के लिए जरूरी दूसरे उपकरण और लाइब्रेरी भी तैयार कर रहा है। ये एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण है, सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं। तो आज की हमारी चर्चा से ये तो साफ है कि हॉट विजन सिर्फ एक AI मॉडल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए AI के विकास में एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट डेटा, एक स्मार्ट ट्रेनिंग रणनीति और एक समर्पित समुदाय मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये डिजिटल संप्रभुता, सांस्कृतिक संरक्षण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसे दुनिया की दूसरी भाषाएं भी अपना सकती हैं, जो AI की दौड़ में पीछे छूट जाने का खतरा महसूस कर रही हैं। बिल्कुल, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अच्छा? शोध पत्र भविष्य में और भी रोमांचक दिशा की ओर इशारा करता है। विजन, लैंग्वेज, एक्शन,
यानी VLA मॉडल। विजन लैंग्वेज एक्शन। हाँ, ये ऐसे मॉडल होंगे जो सिर्फ दुनिया को देखते और उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। कार्रवाई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है भौतिक दुनिया में काम करना। तो मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरूर। कल्पना कीजिए कि कजाकिस्तान के किसी कारखाने या अस्पताल में एक रोबोट है जो अपनी मूल भाषा में दिए गए विजुअल निर्देशों को समझकर काम कर सकता है। जैसे उस लाल बॉक्स को उठाकर उस शेल्फ पर रख दो। यह रोबोट सिर्फ तस्वीर को देख नहीं रहा, वो उसे समझ रहा है और उस पर एक्ट कर रहा है। हॉर्ड विजन अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये उस भविष्य की ओर पहला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो सवाल ये है कि तब क्या होगा जब एआई किसी संस्कृति को केवल समझेगा ही नहीं, बल्कि उसके साथ भौतिक रूप से उसकी अपनी भाषा में इंटरैक्ट भी कर पाएगा? बिल्कुल, ये सवाल हमें एआई के भविष्य की असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।